महादजी सिंधिया का जन्म 1730 में हुआ था। उनके पिता राणोजी सिंधिया एक मराठा सरदार थे और महादजी उनकी 5वीं संतान थी। राणोजी सिंधिया को पेशवा द्वारा मालवा में मराठा सेनाओं का प्रभारी बनाया गया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के मालवा प्रांत के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था और उज्जैन के प्राचीन शहर को अपना मुख्यालय बनाया था। कम उम्र से ही महादजी सिंधिया की सैन्य शिक्षा शुरू हो गई थी। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा था। 1745 में राणोजी की मृत्यु हो गई और उनके सबसे बड़े बेटे जयपाजी सिंधिया ने उनका राजपाट संभाला। गद्दी पे बैठते ही जयपाजी सिंधिया ने यमुना नदी तक अपना क्षेत्र का विस्तार किया। अपने बड़े भाई के नेतृत्व में 1755 में मथुरा, जो मुगल शासन के अधीन था, महादजी द्वारा जीत लिया गया। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पुराने मंदिरों का दोबारा से निर्माण कराया और संस्कृत सीखने के लिए एक केंद्र की स्थापना भी की। जनवरी 1758 में महादजी ने ग्वालियर को अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित किया। 1745 और 1761 के बीच महादजी ने लगभग 50 युद्ध लड़े थे, जिनमें मालवा, राजपूताना, बुंदेलखंड, ब्रज, देव, रोहिलखंड, दिल्ली, कुंजपुरा और पानीपत की लड़ाई भी शामिल थी। 1755 में सिंधिया परिवार के मुखिया जयपाजी सिंधिया की उनके ही घर पे हत्या कर दी गई और उनके बेटे जानकोजी सिंधिया को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। 1760 में महादजी के बड़े भाई दत्ताजी भी बुराड़ी घाट पर अब्दाली की सेना के साथ लड़ाई में मारे गए। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में महादजी सिंधिया अपनी सेना के साथ मराठा की सेना में शामिल हो गए। इस लड़ाई में महादजी सिंधिया के भतीजे और सिंधिया परिवार के मुखिया जानकू जी को बंदी बना लिया गया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। महादजी भी पानीपत की लड़ाई में लड़े और बुरी तरह घायल हो गए। उनके एक पैर में गंभीर घाव हो गया, जिसकी वजह से वे जीवन भर लंगड़ा के चलते थे। अपने भाई और भतीजे की मृत्यु के बाद ग्वालियर राज्य के शासक के रूप में महादजी अगले उत्तराधिकारी थे। अगले 10 साल में 1771 तक उन्होंने रोहिलों की शक्ति को कुचलने के बाद उत्तर भारत में मराठाओं की शक्ति को फिर स्थापित किया। रोहिलों की शक्ति को खत्म करने के बाद उत्तर भारत में थोड़ी देर के लिए शांति बहाल हो गई, जिसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने महादजी सिंधिया को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। महादजी सिंधिया ने अपनी ताकत पंजाब तक बढ़ा ली, क्योंकि वो एक मुगल क्षेत्र था और सिख सरदार और सतलुज के अन्य राजा उन्हें कर दिया करते थे। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या की एक साजिश में उनके चाचा रघुनाथ राव भी शामिल थे, जिन्होंने अपने भतीजे नारायण राव की मृत्यु के बाद खुद को पेशवा बना दिया। हालांकि वे कानूनी रूप से वारिस नहीं थे। इस बीच 12 मराठा प्रमुख का एक समूह, जिसे बार भाई परिषद के रूप में जाना जाता है, उन्होंने नारायण राव के शिशु पुत्र सवाई माधवराव को कानूनी पेशवा बनाया। 12 भाई परिषद में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस भी शामिल थे। रघुनाथ राव सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। इसके बाद अंग्रेजों ने पुणे की ओर अपनी सेना भेजी। महादजी सिंधिया अपनी सेना के साथ ब्रिटिश से लड़ने के लिए अन्य मराठा जनरलों की सेना के साथ शामिल हो गए। जनवरी 1779 में ब्रिटिश कर्नल एगरटन की कमान में लगभग 3900 सैनिक थे, जो पुणे की ओर बढ़ रहे थे। रघुनाथ राव की सेना रास्ते में ही ब्रिटिश सेना में शामिल हो गई, जिसने ब्रिटिश सेना को काफी मजबूत कर दिया। मराठा सेना की कमान महादजी सिंधिया और तुकोजी होलकर ने संभाली। मराठा घुड़सवारों ने अंग्रेजों को परेशान करने के लिए खेतों को जला दिया और कुओं में जहर डाल दिया। ब्रिटिश सेना न आगे बढ़ सकती थी, न पीछे हट सकती थी। आधी रात में अंग्रेज ताले गांव से पीछे हटने लगे, लेकिन मराठाओं ने उन पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सेना को वडगांव में रुकना पड़ा, जहां जनवरी 1779 को ब्रिटिश सेना को घेर लिया गया। 4 दिन बाद अंग्रेजों ने वडगांव की संधि पे हस्ताक्षर किया, जिसने 1773 के बाद पश्चिमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मुंबई सरकार को मजबूर किया, जिसमें सल्सेट, ठाणे और गुजरात के कुछ क्षेत्र शामिल थे। अंग्रेजों को मराठाओं की सेना का नुकसान पूरा करने के लिए 41,000 रुपए भी देने पड़े। इस बात पे भी सहमति हुई कि रघुनाथ राव को मराठाओं को सौंप दिया जाएगा। इसके एक दिन बाद महादजी की सेनाओं ने रघुनाथ राव और उसके सैनिकों को बंदी बना लिया, लेकिन बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने वडगांव की संधि को इस आधार पर अस्वीकार कर लिया कि बम्बई के अधिकारियों को इस पे हस्ताक्षर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और कर्नल गोदात को इस क्षेत्र में ब्रिटिश हितों की सुरक्षा करने का आदेश दिया।
फरवरी 1779 में गोदार्ड की 6000 सैनिकों की एक टुकड़ी ने अहमदाबाद पे कब्जा कर लिया। गुजरात में महादजी सिंधिया और जनरल गोदार्ड के बीच में झड़प भी हुई। इससे पहले महादजी सिंधिया अपनी पूरी तैयारी कर सकते, कैप्टन पोपम के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने अगस्त 1780 में ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में अंग्रेजों ने सिपरी के शहर के पास महादजी की सेना को हरा दिया। इसके 2 महीने बाद अप्रैल 1781 में पोपम की सहायता के लिए कर्नल मरे नई सेना के साथ वहां पहुंचे। सिपरी की हार के बाद महादजी सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने की तैयारी की। अंत में जुलाई 1781 में महादजी ने मुरे की ब्रिटिश सेना को एक निर्णायक लड़ाई में बुरी तरह हरा दिया। इस समय तक कोंकण में भी ब्रिटिश सेना को मराठा सेनाओं ने बुरी तरह हरा दिया था। इन पराजयों के बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कर्नल मरे को महादजी के साथ शांति वार्ता करने की अनुमति दी। इस संधि के अनुसार सवाई माधवराव को अंग्रेज पेशवा के रूप में मान्यता देंगे और रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। इस संधि के बाद ब्रिटिश सैनिक यमुना के पश्चिम क्षेत्र से पीछे हट गए। महादजी ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को फिर जीवित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किसी भी पक्ष का साथ न देने की पॉलिसी का पूरा लाभ उठाया। महादजी सिंधिया ने ब्रिटिश सेना के साथ अपनी लड़ाई से काफी सबक सीखे और उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने का संकल्प किया। इसे करने के लिए उन्होंने एक फ्रांसीसी बिनोट तिब्योने की सहायता से एक आधुनिक सेना की 3 ब्रिगेड बनाई। इन सैनिकों के साथ सिंधिया उत्तरी भारत की एक बड़ी शक्ति बन गए। मालवा के सरदार, बुंदेलखंड के जमींदार और राजस्थान के राजपूतों ने मराठा और ब्रिटिश के बीच युद्ध का फायदा उठाते हुए महादजी को कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेना को भोपाल, दतिया, चंदेरी, नारवार, सलबाई और गोहात जैसे राज्यों पर भेजा। इन सब जगहों को जीतने के बाद जब वो अपनी विजय का जश्न मना रहे थे, तब महादजी सिंधिया का ध्यान दिल्ली की ओर गया। रोहिला प्रमुख नजीब खान के पोते गुलाब कादिर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली पे कब्जा कर लिया और सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। महादजी ने जल्द ही हस्तक्षेप किया और 2 अक्टूबर को दिल्ली पे कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने शाह आलम को दोबारा तख्त पे बैठाया और उनके रक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने कुछ दिन में ही गुलाब कादिर को पकड़ लिया और बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके बाद महादजी ने जयपुर और मारवाड़ की सेनाओं को कुचलने के लिए अपने फ्रांसीसी जनरल बॉयने को भेजा। महादजी ने जयपुर को पठान की लड़ाई में और मारवाड़ को मेदिता की लड़ाई में हरा दिया। उसी वर्ष उन्होंने अजमेर पे भी कब्जा कर लिया। इसके कुछ दिन बाद ही एक लड़ाई में महादजी ने हैदराबाद के निजाम की सेना को भी हरा दिया। इस लड़ाई के बाद निजाम उत्तर भारत की राजनीति से बाहर हो गए और उनकी राजनीति आमतौर से दक्कन तक सीमित हो गई। 1792 में महादजी सिंधिया ने टीपू सुल्तान के साथ भी एक शांति समझौते पे हस्ताक्षर किए। महादजी ब्रिटिश सेना को एक बड़ा खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने हैदराबाद के निजाम, पेशवा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच टीपू के खिलाफ हो रही संधि को भी रोक दिया। महादजी सिंधिया की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उनके और होलकर के बीच में भी दुश्मनी हो गई। इसके बाद महादजी सिंधिया की सेनाओं ने जून 1793 में लखेरी की लड़ाई में होलकर की सेनाओं को हरा दिया। लखेरी की लड़ाई के बाद महादजी अपनी शक्ति के चरम पे पहुंच गए थे, लेकिन टाइफाइड के बुखार की वजह से फरवरी 1794 में पुणे के पास एक शिविर में उनकी मृत्यु हो गई। एक अंग्रेजी जीवनी लेखक कीनी, जिसने महादजी सिंधिया की जीवनी लिखी थी, उन्होंने महादजी को 18वीं शताब्दी का दक्षिण एशिया का सबसे महान व्यक्ति बताया है। उत्तर भारत में मराठाओं का वर्चस्व स्थापित करने में महादजी सिंधिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।